तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और से न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम डीमन स्लेयर के इन्फिनिटी कैसल आर्क को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इस आर्क में फाइट होती है सारे अपर मून और सारे हासिला की। और सही बता रहा हूँ, ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड दिस वीडियो कीप वाचिंग। तो भाई अगर तुमने डीमन स्लेयर सीजन 4 देखा है तो तुम्हें पता होगा कि फाइनली मुजान अपने आप को शो कर देता है और वो कागाया ओगाशिकी को मारने के लिए खुद उसके मैंशन में जाता है, जहाँ पे वो अपने प्लान में तो सक्सेसफुल हो जाता है, पर मुजान को सारे हासिला चारों तरफ से घेर लेते हैं। और जैसे ही सारे हासिला मिलकर मुजान पर अटैक करते हैं, वैसे ही उनके सामने कुछ दरवाजे खुल जाते हैं और ये दरवाजे होते हैं इन्फिनिटी कैसल के। नाकी में अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से सारे हासिला को इन्फिनिटी कैसल में समन कर लेती है, और इस चीज की वजह से सारे हासिला मुजान को मारने से पहले ही इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं। और तभी तांजीरो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा मुजान की बुत्सुजी। और मुजान बड़े बैटस तरीके से कहता है कि अगर मार सको तो मार देना। फिर उसके बाद तांजीरो इन्फिनिटी कैसल में नीचे गिर जाता है और वहाँ नीचे गिरते ही कई सारे डीमन उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन तांजीरो अपने वाटर ब्रीथिंग की मदद से उन सारे डीमन को खत्म कर देता है। और इस चीज में उसकी मदद वाटर हासिला गियो भी करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ओबनाई अपनी सर्पेंट ब्रीथिंग की मदद से मित्सुरी के सामने आने वाले सभी डीमन को मार देता है और मित्सुरी से पूछता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, जिसपे मित्सुरी ब्लश करते हुए मना करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गियोमे और मोइचिरो जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे। फिर मोइचिरो गियोमी से बोलता है यहाँ पे हम जितने भी डीमन को मार रहे हैं वो सभी लगभग लोअर मून के लेवल पे है, जिसपे गियोमे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद मोइचिरो इमोशनल होकर बोलता है कि उसे आज भी याद है जब वो लगभग मर ही गया था, तब मेरी मदद करने के लिए और कोई नहीं मास्टर कागाया ही मेरे सामने आए थे, और मेरी बहुत ही खराब समय में उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट दी। और ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मास्टर कागाया सारे डीमन स्लेयर को एक जैसा ही मानते थे। और मोइचिरो के आंखों में आंसू और गुस्सा भर जाता है, ये कहते हुए कि मुजान की बुत्सुजी ने मेरे मास्टर को नहीं, मेरे सेकंड फादर को मारा है, और अब फर्क नहीं पड़ता कि मुजान कितना पावरफुल है, मैं उसे नर्क पहुंचा के ही दम लूंगा। और इस बात पे गुस्से में गियोमी बोलता है मैं भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सनामी को, जो इन्फिनिटी कैसल में कहीं बैठकर रो रहा होता है। सनामी सोचता है कि वो मास्टर कागाया को नहीं बचा पाया। इस चीज से सनामी बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और तुम्हें तो पता ही है कि सनामी नॉर्मली भी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी वहाँ पे कुछ लोअर लेवल के डीमन आ जाते हैं, लेकिन सनामी एक ही झटके में उन सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं इनोसुके को, जो इन्फिनिटी कैसल में भाग रहा होता है, और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था बाकियों के मुकाबले, क्योंकि वो अपने नए नए मूव अलग अलग डीमन पर ट्राई करना चाहता था। और हाँ, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि इनोसुके का कोई भी टीचर नहीं है, और ये सारे मूव उसने खुद ही इन्वेंट किए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जेनत्सु को, जो इन्फिनिटी कैसल में कहीं दौड़ रहा था और वो किसी आवाज का पीछा कर रहा होता है, ये कहते हुए कि ये जो बंदा है इसे मैं माफ नहीं कर सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसेक्ट हासिरा शिनोबू को, जिसे पास ही के रूम से खून की बदबू आ रही होती है। फिर शिनोबू उस गेट को जैसे खोलती है, वो देखती है कि कई सारे लड़कियों की लाशें एक जगह पे रखी होती है, और उन सभी के बीच में बैठा होता है एक डीमन, जो कि और कोई नहीं अपर मून 2 डोमा था। और इसे देखते ही शिनोबू को कुछ याद आता है कि उसकी बहन ने जो उसे बताया था कि जिस डीमन ने उसे मारा है वो डीमन अपने सर पे लाल ताज रखता है और लाल कलर के कपड़े पहनता है, और उसकी आंखें रेनबो कलर की है, और वो अपने हाथों में गोल्डन फैंग रखता है। और ये सारी चीज शिनोबू देख पा रही होती है। उसके सामने जो डीमन है उसके पास वो सब कुछ है जो उसकी बहन ने उसे बताया होता है, और वो समझ जाती है कि उसके सामने जो डीमन है उसी ने उसकी बहन को मारा है। और इस चीज को नोटिस करके वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में भर जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेनोत्सु को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में किसी रूम के अंदर एंटर कर रहा होता है, और वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो और बिना टाइम वेस्ट किए बाहर आ जाओ। तभी सामने वाली रूम की गेट खुलती है और वहाँ से एक डीमन बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि अपने सीनियर से कोई ऐसे वाला बात करता है क्या, तुम अभी भी पहले के जैसे ही हो डरपोक जेनोत्सु। इस बात पे जेनोत्सु गुस्से में बोलता है अब काइगा को उसका सीनियर नहीं है, अब वो एक डीमन है, यानी कि उसका दुश्मन। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तांजीरो और गियो इन्फिनिटी कैसल में कहीं भाग रहे होते हैं, और इन्फिनिटी कैसल बार बार दोनों डीमन स्लेयर को अलग करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे एक डीमन स्लेयर का क्रो आ जाता है और सारे डीमन स्लेयर को ये बताता है शिनोबू कोचो अपर मून 2 से लड़ती हुई मारी जा चुकी है। ये खबर जैसे ही सारे डीमन स्लेयर सुनते हैं, सभी शौक में रह जाते हैं, और तांजीरो खुद को रोने से रोक नहीं पाता। और हाँ, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि फाइट के बीच में इमोशनल हो जाना और इमोशन के चक्कर में कोई गलत कदम उठा लेना, ये बहुत ही बड़ा हानिकारक चीज होता है। और हाँ, ये टिप हमें हमारे रियल लाइफ में भी काम आती है। तांजीरो जो कि अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन साथ ही में वो नोटिस करता है कि इन कौवे के ऊपर ये तालिस्मान जैसा कुछ लगा हुआ है, और ये एक ब्लड डीमन आर्ट है जो इन कौवों को डीमन की नजरों से बचाता है।
फिर हम लोग देखते हैं डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर में किरिया ओबेसिकी को, जो कि कागाया ओबेसिकी का बेटा है और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल की है। और कागाया ओबेसिकी के मौत के बाद किरिया ओबेसिकी बन चुका है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर। और भाई तुम्हें तो पता ही है कि 8 साल के बच्चे को ये तक नहीं पता होता है कि टॉयलेट और बाथरूम क्या पैंट में करना चाहिए या नहीं। लेकिन अगर सिचुएशन इतनी ज्यादा टेंस हो तो जिम्मेदारी तुमसे वो सब करवा सकती है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होगा। खैर हम लोग देखते हैं जेनेत्सु और काइगाकू एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पे काइगाकू जेनेत्सु का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कम ऑन जेनेत्सु, तुम अभी भी पहले के जितने ही बेवकूफ हो। जिस पे जेनेत्सु बड़ी बैडस तरीके से कहता है कि मेरा सीनियर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है, सबसे कमजोर अपर रैंक बन के। और ये बात जेनेत्सु के मुंह से सुनकर काइगाकू बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और शॉक हो जाता है और सोचता है कि क्या ये वही जेनेत्सु है जिसे मैं जानता था। फिर काइगाकू हंसते हुए कहता है कि अब तुम पलट का जवाब भी दे देते हो। लेकिन जेनेत्सु इसमें बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है। वो काइगाकू से पूछता है कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि तुम्हें डीमन बनना पड़ा, क्या तुम्हें नहीं पता जब हम डीमन स्लेयर बनते हैं तब हम सेल्फिश होने का हक खो देते हैं। फिर जेनेत्सु बहुत ही ज्यादा गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि अगर तुम डीमन नहीं बने होते तो ग्रैंडपा कभी भी आत्महत्या नहीं करते। और भाई जिन्हें नहीं पता है कि जेनेत्सु किससे ग्रैंडपा बोल रहा है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जेनेत्सु अपने मास्टर की बात कर रहा है। वैसे तो ये जेनेत्सु के मास्टर थे और जेनेत्सु का बॉन्डिंग उसके मास्टर के साथ अच्छे होने के कारण वो उन्हें ग्रैंडपा बुलाया करता था। तुम्हें याद होगा जब तानजीरो कुछ फिश फ्राई करके लाया होता है जेनेत्सु के लिए, उस वक्त जेनेत्सु बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और इस सीरियसनेस का कारण होता है ये लेटर। और इसमें उसके मास्टर के खुदकुशी के बारे में लिखा होता है कि क्यों उन्होंने अपने आप को मार लिया वगैरह वगैरह। खैर जेनेत्सु रोते हुए बोलता है कि उनकी मौत कितनी ज्यादा दर्दनाक थी, क्या तुम्हें कोई अंदाजा भी है इस बात का। और भाई वो मौत का कारण इसलिए दर्दनाक होता है क्योंकि जेनेत्सु के मास्टर ने अपने पेट में चाकू मारकर अपने आप को मार लिया होता है। ये सुनते ही काइगाकू हंसने लगता है और जेनेत्सु का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सुसाइड करने के लिए नहीं बोला था और इसका मतलब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है और तुम क्या चाहते हो कि मैं इस बात पर शौक मनाऊं कि मेरा मास्टर मारा गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिए। उस बुढ़े ने कभी भी अपनी सक्सेसरशिप लिख ही नहीं पाया, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। उसे कभी समझ ही नहीं आया कि मैं बेस्ट हूँ या तुम। वो हमेशा से मुझे तुमसे कंपेयर करता था जबकि तुम मेरे सामने कुछ थे ही नहीं। और फिर काइगाकू बोलता है कि इसलिए अच्छा हुआ कि वो बुढ़ा मर ही गया, नॉर्मल डेथ तो वो डिजर्व करता भी नहीं था, उसे तरफ तरफ के ही मरना चाहिए था। ये सुनते ही जेनेत्सु बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो क्योंकि तुमने अपनी जान बचाने के चक्कर में डीमन बनना भी स्वीकार कर लिया। तुम जैसे स्टूडेंट पे तो हर मास्टर को शर्म आनी चाहिए। जेनेत्सु फिर बोलता है कि भले ही मुझे थंडर ब्रीथिंग के फर्स्ट फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म नहीं आता पर तुम्हें तो बेसिक फॉर्म भी नहीं आता। बेसिकली यहाँ पे जेनेत्सु ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि जेनेत्सु फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म यूज नहीं कर सकता, लेकिन काइगाकू फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म यूज कर सकता है। लेकिन जो फर्स्ट फॉर्म है वो थंडर ब्रीथिंग का बेसिक फॉर्म होता है। और इस बात को सुनकर काइगाकू पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कभी भी मुझे तुम अपने आप से कंपेयर मत करना क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर हूँ। और तभी काइगाकू थंडर ब्रीथिंग के फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर का यूज करता है। और अब क्योंकि काइगाकू एक डीमन बन चुका है इसलिए अब वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का भी यूज कर सकता है और ब्रीदिंग फॉर्म और ब्लड डीमन आर्ट को कंबाइन करके अपने स्पीड और पावर को बढ़ा सकता है। और जैसे ही काइगाकू इतने पावरफुल अटैक का यूज करता है तो पूरे रूम में ब्लैक लाइटनिंग फैल जाती है। लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी जेनेत्सु उसे बड़े ही आराम से डॉज करके काइगाकू के गले को आधा काट देता है। ये देख करके काइगाकू की फट के चार हो जाती है और काइगाकू मन में सोचता है कि क्या उसने मुझ पे अटैक किया। और इस बात से तुम सोच सकते हो कि जेनेत्सु का लेवल अभी कहाँ पे है, यानी कि वो अभी अपने पीक पे जा चुका है। फिर काइगाकू मन ही मन सोचता है कि ये वो जेनेत्सु है ही नहीं जिसे मैं जानता हूँ, ये तो अब डिफरेंट इंसान बन चुका है। और अब हमें बताया जा रहा होता है कि काइगाकू डीमन कैसे बना। तो भाई जब काइगाकू अपने डीमन से ड्यूटी पे था तब उसका सामना हो जाता है अपर मून फर्स्ट द बीस्ट हिमसेल्फ कोकोशिबो से। और फिर काइगाकू कोकोशिबो से रहम की भीख मांगता है कि वो उसे जिंदा छोड़ दे। वो कहता है कि कुछ भी करो पर मुझे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि काइगाकू के हिसाब से अगर तुम्हारा दुश्मन तुमसे ज्यादा पावरफुल हो तो उसके तलवे चाटने में भी कोई बुराई नहीं। और भाई एक बात तो है कि काइगाकू की इसी बात को हम कहीं न कहीं अपने रियल लाइफ में भी यूज करते हैं। फिर काइगाकू कोकोशिबो के सामने सरेंडर कर देता है। फिर कोकोशिबो अपना ब्लड काइगाकू को देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें डीमन बना देता हूँ और क्योंकि तुम एक ब्रेथ यूजर हो तो तुम एक पावरफुल डीमन बनोगे। कोकोशिबो सोचता है कि अगर मुजान इसे एक्सेप्ट कर लेता है तो यह अपर मून भी बन सकता है और काइगाकू अपर मून बनता भी है, वो सबसे लोवेस्ट अपर मून डीमन होता है। अब काइगाकू जिसकी प्रेजेंट में जेनेत्सु के साथ फाइट हो रही होती है वो थोड़ा थोड़ा जेनेत्सु से डर भी रहा होता है और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जेनेत्सु के ऊपर थंडर ब्रीथिंग के सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल का यूज कर देता है। जेनेत्सु उसकी पावर को देखकर समझ जाता है कि काइगाकू ने कई सारे ह्यूमंस को खा रखा है उस पावर को पाने के लिए, जिसके बाद काइगाकू यूज करता है थंडर ब्रीथिंग थर्ड फॉर्म बजिंग मॉस्किटो थंडर का, थंडर ब्रीथिंग फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटिंग। और जहाँ काइगाकू अपने थंडर ब्रीथिंग के अलग अलग फॉर्म का यूज कर रहा होता है लेकिन
जेनेत्सु अपने आप को डिफेंस भी नहीं कर रहा होता है। उसके दिमाग में बस उसके मास्टर की यादें चल रही होती है। जब मास्टर जिगुरो जेनेत्सु और काइगाकू को साथ में ट्रेन किया करते थे। जेनेत्सु कोई बेवकूफी और गलती किया करता तो मास्टर उस पर चिल्लाया करते थे, और वहीं दूसरी तरफ काइगाकू सारे ब्रीदिंग फॉर्म और मुश्किल ट्रेनिंग को पार कर लिया करता था। काइगाकू जो कि जेनेत्सु के ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा होता है, वो जेनेत्सु से पूछता है कि कैसा लगता है एक अपर मून से मार खाते हुए, पर इस पे जेनेत्सु कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो अभी भी पुरानी यादों में खोया हुआ था। लेकिन तभी काइगाकू उस पे एक पावरफुल अटैक का यूज करता है, थंडर ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटिंग शावर, और इस फॉर्म के साथ वो अपने ब्लड डीमन आर्ट का भी कंबाइन कर देता है। और जैसे ही ये अटैक जेनेत्सु पे हिट होता है, उसकी बॉडी में कई सारे कट लग जाते हैं और उसकी बॉडी से ब्लड भी बाहर आने लगते हैं। और इस अटैक से जेनेत्सु काइगाकू के रूम से नीचे गिरने लगता है, और काइगाकू ऊपर से बोलता है, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है जेनेत्सु, बस मुझे तुम पसंद नहीं थे। और भाई जिसे इस बात का मतलब समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें बता दूं, कोई होगा जिसे आप जानते हो, जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा होगा, लेकिन जैसे ही वो आपके सामने आता है वैसे ही बिना मतलब के आपको उसके ऊपर गुस्सा आने लगता है। तो यही अभी काइगाकू को जेनेत्सु के साथ फील हो रहा होता है। लेकिन जेनेत्सु के दिमाग में अभी भी पुराने ख्याल चल रहे होते हैं। जब मास्टर जिगरू जेनेत्सु को डांटते हुए बोलते हैं कि कुछ सीखो काइगाकू से, फिर जेनेत्सु मन ही मन सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि मैं कभी भी एक हाशिरा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि काइगाकू एक न एक दिन जरूर हाशिरा बन जाएगा। और वो जानता था कि काइगाकू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन फिर भी जेनेत्सु उसे अंदर ही अंदर उसकी रिस्पेक्ट किया करता था और काइगाकू के विल पावर से इंस्पायर होकर हमेशा उसके जैसा बनना चाहता था। और जेनेत्सु अपने मास्टर से माफी मांगता है और वो बोलता आई एम सॉरी, अब यहाँ से काइगाकू और मेरा रास्ता अलग हो चुका है। और तभी जेनेत्सु जो कि नीचे गिर रहा था वो खुद को संभाल लेता है और एक दीवार के ऊपर पैर रख के ऊपर की ओर जंप मार देता है। काइगाकू ये देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच या रिएक्ट कर पाता है, जेनेत्सु अपने थंडर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड का यूज कर देता है और पलक झपकते ही काइगाकू का गर्दन उसकी बॉडी से अलग कर देता है। ये देखकर काइगाकू पूरी तरीके से सदमे में चला जाता है और सोचने लगता है कि उसके मास्टर उसके टैलेंट से हमेशा जलते थे और इसीलिए उन्होंने ये मूव जेनेत्सु को सिखाया और मुझे नहीं सिखाया। जिस पे जेनेत्सु कहता है कि ये थंडर ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म उसने खुद ही इन्वेंट किया है, लेकिन जेनेत्सु चाहता था कि ये फॉर्म का यूज वो काइगाकू के साथ करे, उसके खिलाफ नहीं। और जब जेनेत्सु काइगाकू को मार देता है तब दोनों ही इन्फिनिटी कैसल में गिरने लगते हैं, जहाँ जेनेत्सु इस फॉर्म का यूज करने के कारण बेहोश हो रहा होता है। वहीं काइगाकू तो सदमे में जा चुका होता है कि जेनेत्सु जैसा कमजोर भी क्या उसे मार सकता है, लेकिन वो ये देखकर खुश हो जाता है कि जेनेत्सु भी उसके साथ ही गिर रहा है, इसका मतलब वो दोनों साथ में मरेंगे। मतलब कि देख रहे हो यार, काइगाकू इतना ज्यादा नफरत करता है जेनेत्सु से कि मरने के बाद भी वो ये सोचकर खुश हो जाता है कि मेरे साथ ये भी मरेगा। लेकिन तभी वहाँ पे यूशिरो आ जाता है और काइगाकू से बोलता है कि बिना दोस्त के तुम अकेले ही मरोगे, और इस बात से काइगाकू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। यूशिरो जेनेत्सु को गिरने से बचा लेता है, लेकिन फिर भी जेनेत्सु बेहोश हो जाता है और जेनेत्सु की आंखें खुलती है एक हरे भरे घास के मैदान में, जहाँ हर तरफ रेड स्पाइडर लिली फैली हुई थी। जेनेत्सु की आंखों के सामने एक नदी थी और उस नदी के पार थे उसके मास्टर जिगरू। जेनेत्सु अपने मास्टर को देखकर रोने लगता है और वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, जब काइगाकू को मेरी जरूरत थी, जब वो डीमन बन रहा था तब मैं उसके साथ नहीं था, और शायद ये मेरी ही गलती है कि वो डीमन बन गया और इस कारण आपकी मौत हो गई। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं हमेशा आपकी तरह बन पाऊं, पर मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता है। जेनेत्सु ये बातें बोलते वक्त रो भी रहा होता है और ये सारी बातों को सुनकर मास्टर जिगरू के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलते हैं जेनेत्सु को कि तुम ही मेरी खुशी हो और तुम ही मेरा प्राइड हो। अब भाई अगर तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि उसके मास्टर तो मारे गए हैं तो वो कैसे उनसे बात कर पा रहा है, तो भाई जिसने भी एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखा है तो तुम्हें पता होगा जब थैनोस चुटकी को बजा देता है तब वो अपनी बेटी गमोरा से सोल वर्ल्ड में मिलता है, वैसे ही जेनेत्सु अपने मास्टर से सोल वर्ल्ड में मिलता है और वहाँ पे उनसे बातें कर पा रहा होता है। ठीक है, फिर जब जेनेत्सु की आंखें खुलती है और वो देखता है कि कई सारे डीमन स्लेयर ने उसे बचा लिया है और उसका वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं तानजीरो और गियू को जो कि इन्फिनिटी कैसल में भागते हुए छोटे मोटे डीमन को मार रहे होते हैं कि तभी इन्फिनिटी कैसल हिलने लगता है और इतने पावरफुल कंपन को सुनते ही गियू तानजीरो को सतर्क रहने को बोलता है क्योंकि कुछ बहुत ही ज्यादा ताकतवर उन सब की तरफ आ रहा होता है। और तभी सीलिंग को तोड़ते हुए अपर रैंक 3 अकाजा हिमसेल्फ उन सब के सामने आ जाता है। अकाजा तानजीरो को देखते हुए कहता है कि लॉन्ग टाइम नो सी वीकलिंग, मुझे तो कभी लगा नहीं था कि तुम जैसा कमजोर अभी भी जिंदा है। और तानजीरो भी अकाजा को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी पैनल के साथ ये वीडियो खत्म हो जाती है। अगली वीडियो इन्हीं के ऊपर लाने वाला हूँ जिसमें अकाजा वर्सेस तानजीरो एंड गियू होगा और ये फाइट वन ऑफ द बेस्ट फाइट है पूरे डीमन स्लेयर का। और अगर तुम ये फाइट और इसके आगे की फाइट भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँ तुम तक वो वीडियो पहुँच जाए। और
हाँ कमेंट भी कर देना है। ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।